हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज की इस न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कशन वीडियो में आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग ब्रेक डिसकंटिन्यूटी के लिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट राइट टू द बिजनेस। तो आज की जो इंडियन एक्सप्रेस है 28 दिसंबर, उसकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनमें से जो सबसे पहली न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 5G सर्विसेज टू बी रोल्ड आउट बाय नेक्स्ट ईयर इन मेजर सिटीज़ फर्स्ट। तो 5G सर्विसेज फाइनली, जिसका वेट था हमारे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को और हमारे टेक्नोक्रेट्स को, फाइनली दैट मोमेंट इज़ कमिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट ईयर, यानी 2022 में जो है हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो 5G का रोल आउट कर रही है। लेकिन ये जो रोल आउट होगा, यानी रोल आउट यानी इसका जो लॉन्च होगा 5G का, और जो ये 5G सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ये पूरे इंडिया में एक साथ नहीं की जाएंगी। इट विल बी इनिशियली इन द बिग सिटीज़। ठीक है। तो अब ये 5G है क्या? तो 5G, जैसे यू नो, 5G स्टैंड्स फॉर फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिफ्थ जनरेशन जो है वो LTE जो टेक्नोलॉजी है ना, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, उसी का ही एक अपग्रेड है। उसी का ही एक अपग्रेड है। सो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, तो ये चीज़ याद रखिए, एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो आज अगर आप अपने पास 4G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप अपने फ़ोन में ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप जहाँ पे आपका सिग्नल आता है उस जगह पे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वोल्टे, VO छोटा फिर LTE, या सिंपली LTE आ रहा होगा लिखा। सो दिस इज़ वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है। तो ये बेसिकली 4G है। जो LTE है उसी का ही एक अपग्रेड जो है हो रहा है फिफ्थ जनरेशन में, एंड दैट इज़ 5G टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो 5G टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ने जो है फाइनली इसका एक रोड मैप निकालना शुरू कर दिया है, और ये कहा है कि इनिशियली पहले तो ये इंडिया के जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। और साइमल्टेनियसली जो कुछ बड़े शहर हैं इंडिया के, ठीक है, वहाँ पे जैसे बैंगलोर हो गया, चंडीगढ़, हैदराबाद, इन सिटीज़ में जहाँ पे इसका यूज़ और इसकी जो एक्सप्लोटेशन है वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो है इनिशियली ये लॉन्च किया जाएगा। तो अब इसके लिए जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ट्राई है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ट्राई से जो है फाइनली एक रोड प्लान मांगा है कि कैसे कैसे जो है आप हमें एडवाइस दीजिए कि क्या इसका रिजर्व प्राइस रखेंगे, क्या इसका बैंड प्लान होगा, कितना इसका ब्लॉक साइज होगा, और ये सब, ये जो सारी टेक्निकल बातें हैं, ये बेसिकली ट्राई बताता है। तो ट्राई जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये रेगुलेटर है। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली जैसे बैंकिंग सेक्टर का RBI रेगुलेटर है, वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर का जो है ट्राई रेगुलेटर है। तो ट्राई ही जो है वो बताता है, ये जो है रेगुलेट करता है, सो दैट द कंज्यूमर इज नॉट एक्सप्लॉइटेड। ठीक है। इसके साथ साथ अब DOT जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, वो कंसल्ट करेगा किससे? ट्राई से। ठीक है। तो ये आपस में 2 वे कम्युनिकेशन इनकी चलती रहती हैं। इसके साथ साथ हमारे कंट्री में आपको पता है 3 प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो ये 3 प्राइवेट प्लेयर्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका एयरटेल, दूसरा है आपका रिलायंस जियो, ठीक है, और तीसरा है आपका वोडाफोन आइडिया, जिसको आप वी कहते हो। इन तीनों ने भी जो है आगे से क्लैरिटी मांगी है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी एक रोल आउट प्लान बता दीजिए, सो दैट हम अकॉर्डिंगली जो है अ, वो प्रोविजंस कर सकें, और अकॉर्डिंगली जो है अपने प्लान्स लॉन्च कर सकें, क्योंकि इन्हें प्लान्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे इसके लिए। फिर इनको मार्केटिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद पैक्स डिसाइड करने पड़ेंगे। सो एनीवेज दैट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट्स हेडेक। तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इसको जो है लॉन्च करेगी। तो ये चलता कैसे है? तो जो गवर्नमेंट सैटेलाइट्स भेजती है ना, तो एज आई सेड, गवर्नमेंट जो है इसका बेसिकली रोड मैप बताएगी, और सारा जो है डिटेल्स शेयर करेगी। अच्छा, अब ये 5G टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ जस्ट एन अपग्रेड ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये काम कैसे करती है? बेसिकली 3 बैंड्स में काम करती है। एक इसका होता है लो बैंड,
ठीक है, एक मिड फ्रीक्वेंसी और एक हाई फ्रीक्वेंसी। अब इनके तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो जो लो बैंड है उसमें क्या है, जो लो फ्रिक्वेंसी का बैंड है उसमें क्या है कि उसकी कवरेज तो बहुत अच्छी है। ठीक है, लार्ज कवरेज एरिया, लेकिन उसमें स्पीड आपको ज़्यादा नहीं मिलती। ठीक है, लार्ज कवरेज, स्लो स्पीड। अब स्पीड कितनी, स्पीड वही 10 GB 10 Mbps तक की। ठीक है, जो मिड बैंड है, मिड बैंड में क्या होता है कि कवरेज एरिया जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जितना ज़्यादा हैवी स्पेक्ट्रम होता है उतना उसका कवरेज एरिया कम हो जाता है। तो मिड बैंड जो है वो स्पीड तो बहुत हाई ऑफर कर रहा है, लेकिन उसकी लिमिटेड एरिया की कवरेज रहती है। ठीक है, और उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल की पेनिट्रेशन जो है, पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ भी कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली आप देख सकते हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो रहती हैं या स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज जो रहती हैं वो इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो मिड बैंड वाला जो 5G स्पेक्ट्रम है उसका ज़्यादा यूज़ करेंगी। जो आपका हाई बैंड वाला है उसमें आपको स्पीड मिलती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 Gbps की, यस 20 GB/s। 20 Gbps की स्पीड मिलती है। लो बैंड में आपको स्पीड जो आती है वो 10 Mbps की आती है, तो आप फर्क देख सकते हैं। ठीक है, 10 Mbps और 20 Gbps, लेकिन इसका जो कवरेज एरिया है वो और भी छोटा होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो ये रहती है कि आप इसको एक फिक्स्ड एरिया में ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, सबसे अच्छा यूज़ क्या होगा कि इसके लिए इंडस्ट्री जो है, जैसे स्पेशलाइज कोई सॉफ्टवेयर या आईटी पार्क वगैरह है, तो उस आईटी पार्क में पूरे में अगर आप एक 5G नेटवर्क बना देते हो तो वहाँ पे आप बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं या बाकी वहाँ पे कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छा एक नेटवर्क प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम स्पीड आपको अचीव हुई है हाई बैंड फ्रीक्वेंसी में वो 20 Gbps की अचीव हुई है, और लो बैंड में जो है वो 10 Mbps या 100 Mbps की, सॉरी नॉट 10, 100 Mbps की जो है वो स्पीड हुई है अचीव। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली 5G रोल आउट करने के लिए इसीलिए उत्सुक है बिकॉज इंडस्ट्रियल यूज़ इसका बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना होगा, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट करके और उन्हें अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो। तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है 5G पे, राइट। लेकिन अगर हम कॉमन मैन की बात करें, आपके और मेरे की बात करें, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे लिए 4G जो है वो काफ़ी सफिशेंट है। अगर किसी को 5G भी यूज़ करना है तो लो बैंड जो 5G आपका स्पेक्ट्रम है उसमें आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके अब बात आती है डिवाइसेस की, जो आपके नॉर्मल जो अभी प्रेजेंट फ़ोन है, अगर उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 5G कंपैटिबल, तो उस पर 5G चलेगा, अदरवाइज आपको एक नया फ़ोन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5G कंपैटिबिलिटी जो है वो हर डिवाइस में नहीं होती है। जैसे कि सैमसंग ने अपने डिवाइसेस में अब देनी शुरू कर दी है, जो थोड़े एडवांस आईफोन्स आ रहे हैं वो 5G कंपैटिबल हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर 5G कंपैटिबल। ऑलराइट, तो अब वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है, तो क्या इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हो रहा है? नहीं, इसके लिए वर्ल्ड ने काफ़ी पहले से तैयारी कर रखी थी। तो इसमें सबसे आगे कौन चल रहा था? इसमें सबसे आगे चल रही थी साउथ कोरिया की जो बड़ी फेमस कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग। सैमसंग ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, बट 2011 में ही 5G पे रिसर्च शुरू कर दी थी, यस 2011। तब तक हमने जो है 3G भी लॉन्च नहीं किया था अच्छे से। 3G भी जो है वो 2012-2013 के अराउंड अच्छे से आया है। ठीक है, तो सैमसंग ने 2011 में 5G पे रिसर्च शुरू कर दी थी। और उसके साथ साथ अगर आपने कंपनी का नाम सुना होगा AT&T, ठीक है, वेरिजोन या वेराइजोन, वट एवर वे यू वांट टू से, राइट, सॉरी, टी मोबाइल है। तो इन सब कंपनीज ने भी जो है वर्ल्ड ओवर अपनी 5G में इन्वेस्टमेंट अच्छे टाइम पे और सही टाइम पे करनी शुरू कर दी थी। तो दीज आर कंपनीज बेसिकली विच आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज दी सम ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग हार्डवेयर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ही सबसे पहला है, और इंडिया लेट भी नहीं है, मैं ये भी कहूँगा इंडिया लेट भी नहीं है, क्योंकि अभी मोर और लेस हम इक्वल फुटिंग पे आ गए हैं। अगर ज़्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है
क्योंकि बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी पहले से इस पे रिसर्च कर रहे थे। हमने अपनी रिसर्च काफ़ी लेट शुरू की है। वो माइंड में अगर हम रखते हुए देखें तो हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं अभी, क्योंकि अगले साल जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इसे रोल आउट कर देंगे। सो इट्स अ गुड थिंग। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो अगली न्यूज़ जो है वो सीधा दिल्ली से आ रही है, और वहाँ पे जो न्यूज़ आपके सामने आई है वो ये है कि ये जो महाशय हैं मिस्टर विक्रम मिस्री, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर है 1989 बैच के, इनको जो है नया डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू बी द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और ये किसको जो है रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर पंकज सारन को, मिस्टर पंकज सारन को। तो मिस्टर पंकज सारन जो हैं वो इस टाइम पे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और वो 31 दिसंबर को हो जाएंगे रिटायर। ठीक है, अब जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी वो काउंसिल है, और जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो ऑफिस है, उसमें बेसिकली हमारे एनएसए हैं, जो कि हैं द ग्रेट द लेजेंडरी मिस्टर अजीत डोवाल। ठीक है, उसके बाद जो है उनके नीचे आते हैं 3 डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, तो इनमें से जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक तो थे मिस्टर पंकज सारन। ठीक है, दूसरे हैं मिस्टर राजेंद्र खन्ना। ये पहले एक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड रह चुके हैं। तो आप मेरे को सर्च करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सी जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड रह चुके हैं। ठीक है, और तीसरे जो हैं वो है मिस्टर दत्ता पंडसालगीकर। ठीक है, तो इनमें से मिस्टर पंकज सरान 31 दिसंबर को अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे, और उसके बाद उनको रिप्लेस करेंगे मिस्टर विक्रम मिस्री। ठीक है, अब मिस्टर विक्रम मिस्री जैसे मैंने आपको बताया एक आईएफएस ऑफिसर है 1989 बैच के। ये चाइना में जो है हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं अभी अभी, और ये भी नहीं कि बहुत पहले, अभी अभी ये जो है चाइना में हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं। तो फाइनली जो ये अपना ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है उसे जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ शेयर करेंगे। तो इसी चीज़ को, क्योंकि चाइना जो है वो एक थ्रेट काफ़ी बड़ा ऑफ लेट बन के निकला है, तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इनकी जो है सिलेक्शन हो सकता है की है। बाकी इनका काफ़ी अच्छा जो है ट्रैक रिकॉर्ड है, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ये काम कर चुके हैं। मिस्टर आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी ये काम कर चुके हैं। इससे इस, सॉरी इसके अलावा आप जो है ये प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, फ्रॉम अक्टूबर 2012 टू मई 2014। सो एज आई सेड कि अभी जो है ये चाइना में हमारे जो सॉरी इससे पहले ये चाइना के हमारे एम्बेसडर थे। सो ही विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इनपुट्स एंड अ लॉट ऑफ नॉलेज टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। राइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो ऑफिस है उसमें एनएसए और एनएसए के नीचे 3 डेप्यूटी एनएसए एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, और यही इसका स्ट्रक्चर है। तो ये प्लीज़ आप याद रखिएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये भी न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है तेजस। ठीक है, इस तेजस की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग इन एमायरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, तेजस। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंडर जो हमारे गल्फ कंट्रीज़ हैं, गल्फ नेशंस में इंडियंस जो जॉब करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं या जो कर रहे थे और पेंडेमिक के टाइम वापस आ गए हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है जिसमें उनको उनकी अपस्किलिंग की जाएगी और रीस्किलिंग की जाएगी। ठीक है, वो गल्फ में जो जॉब कर रहे थे वो अपने एक पर्टिकुलर स्किल के बेस पे कर रहे थे, उसी फील्ड में या उसी से रिलेटेड उनको और जो है स्किल्स की नॉलेज दी जाएगी। स्किल्स की नॉलेज के अलावा उनकी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भी की जाएगी।
तो ये गवर्नमेंट ने एक पूरा प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है। और गवर्नमेंट का विजन है कि आने वाले सालों में हम कम से कम 1 लाख जो हैं इंडिया के एम्प्लॉयज़, उनको जो है जीसीसी कंट्रीज में प्लेस कर दें, क्योंकि उनकी स्किलिंग होगी तो उसके बाद उनकी प्लेसमेंट हो सकती है। तो गवर्नमेंट को ये भी पता था कि पेंडेमिक के टाइम बहुत से लोग जो है वहाँ से जॉब छोड़ के वापस इंडिया आए थे, तो उन्होंने जो है उनको भी एक ऑप्शन दी है कि आप भी इस रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम में पार्ट बन सकते हैं और अपने नए स्किल एक्वायर करके अपने पुराने एम्प्लॉयर को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और जाके वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तेजस प्रोग्राम जो है ये आपको याद रखना है। द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज तेजस, ठीक है। द एमायरेट्स, सॉरी, ट्रेनिंग इन एमायरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, ठीक है। तो बेसिकली जीसीसी कंट्रीज में जो आपको स्किल रिक्वायर्ड होते हैं ना, जैसे जीसीसी कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काफ़ी काम चलता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का काफ़ी काम है वहाँ पे, या उनकी आईटी सर्विसेज में काफ़ी काम रहता है। तो उसी को माइंड में रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी जो लेबर फोर्स है उसको अच्छा खासा स्किल प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। और वहाँ से उनको जो है गल्फ कंट्रीज में अच्छी खासी प्लेसमेंट दिलवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब इंडिया सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकने वाला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100,000 ही है। बेसिकली इंडिया का जो मतलब एक इंटरनेशनल वर्कफोर्स है ना, उसमें अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के पास है वो है कि करीब करीब वो 36 लाख, ठीक है, 3.6 मिलियन जो है एम्प्लॉय सेटल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि इस 3.6 मिलियन में से 2.6 मिलियंस जो है ना वो जीसीसी कंट्रीज में ही हम सेटल कर दें, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है रेमिटेंस इंडिया को आता है, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। बाकी के जो कंट्रीज बचे हैं तो उसमें गवर्नमेंट चाह रही है कि उनको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फार ईस्ट, मतलब रशिया, मलेशिया, जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ उन्हें अच्छे स्किल्स के साथ, नॉट एज अनस्किल्ड लेबर बट एज स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड लेबर जो है उनको वहाँ पे हम भेजें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो इंडिया की सॉफ्ट पावर काफ़ी इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए रेमिटेंस बहुत जनरेट होती है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमें एक जो है आप कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है, राइट। एक डेमोग्राफिक जो हमारा डिविडेंड है वो हम अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। सो दिस इज बेसिकली द विजन ऑफ तेजस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रीस्किलिंग रहेगी और अपस्किलिंग रहेगी। अब रीस्किलिंग क्या होती है कि कोई नया स्किल जो है, आपको एक स्किल आता है और उसके साथ साथ आप एक नया स्किल सीख रहे हैं। अपस्किलिंग है कि जो स्किल आप ऑलरेडी सीखा है उसी में ही आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा बेटर जो टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं उन्हें सीख रहे हैं, ठीक है, जिससे आप जो है लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ एक यूज टू हो जाए। सो यहाँ पे आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये है मिस्टर राजीव चंद्रशेखर जो कि हमारे MOS हैं। ही इज़ MOS फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये अभी अभी GCC कंट्रीज़ के जो है एक विजिट पे थे और वहाँ पे ये बात जो है की गई है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ जो है वो नीति आयोग के यहाँ से आ रही है। तो नीति आयोग ने अपना जो है एक 4th एडिशन ऑफ हेल्थ स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ की है। हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट ये रिलीज़ की है। अब इस रिलीज़ का ये है 4th एडिशन। कौन सा है? 4th एडिशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बनाया किसने है? तो जैसे कि नीति आयोग है, नीति आयोग के साथ अब यहाँ पे हेल्थी स्टेट्स की बात आ रही है। तो हेल्थी स्टेट्स यानी डेफिनेटली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो भी इन्वॉल्व होगी और साथ साथ जो है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीति आयोग, उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके साथ साथ आपका वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलके जो है ये रिपोर्ट रिलीज की है। और इसी रिपोर्ट में है एक इंडेक्स सेम नाम का और उस इंडेक्स में दी गई है रैंकिंग। इस रैंकिंग में जिस स्टेट ने टॉप किया है वो स्टेट है केरला, ठीक है।
और अच्छी बात ये है, सॉरी, और अच्छी बात ये है कि केरला जो है लगातार चौथे साल टॉप पे रहा है, एंड इट एंड नंबर 2 इज तमिलनाडु, नंबर 3 इज तेलंगाना। तेलंगाना पिछले साल फोर्थ पोजीशन पे था, लेकिन इस साल थर्ड पोजीशन पे आ गया है। ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत इंडिया की सारी स्टेट्स को जो है, और स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को दो अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया था। तो स्टेट्स में टॉप पे आई है तेलंगाना, ओ सॉरी केरला, और बॉटम पे है उत्तर प्रदेश। यूटी में बॉटम पे है दिल्ली एंड लद्दाख। ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे यूपी ऑल एज यूजुअल बॉटम पे है। तो द थिंग इज कि इस रिपोर्ट में टोटल थे 53 इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स कह लीजिए, पैरामीटर्स कह लीजिए, तो टोटल 53 इंडिकेटर्स थे। तो उत्तर प्रदेश का ऑल दो रैंक अभी भी सबसे कम है, लेकिन उनका जो ओवरऑल स्कोर इंक्रीज हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है। पिछले साल उनका स्कोर जो था वो था 25.06%, और इस बार जो उनका स्कोर निकल के आया है वो है 30.57%। सो दे हैव टॉप्ड द इंडेक्स। ठीक है। इनका जो अगर इंडेक्स देखें, इंडेक्स का सॉरी एक पैरामीटर देखें, तो वो पैरामीटर कौन सा, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस का, तो उसमें ये उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पे आई है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा इंक्रीज दिखाया है, और या आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई है। ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो बॉटम रैंक पे है, उसका रैंक जो है वो 19 है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट्स को जैसे मैंने आपको बताया कि एक माइनर स्टेट्स होती हैं और कुछ मेजर स्टेट्स होती हैं। तो माइनर स्टेट्स में जो है छोटी स्टेट्स आते हैं, जैसे सिक्किम, मिजोरम, गोवा, इन सब का हो गया, और बड़ी स्टेट्स में आपकी बाकी स्टेट्स आ जाते हैं। तो यूपी जो है उसका रैंक सबसे नीचे है, लेकिन जो सबसे अच्छी इम्प्रूवमेंट जिस स्टेट ने की है ऑल ओवर इंडिया, तो वो यूपी ने ही है। स्मॉल स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द स्मॉल स्टेट्स, तो मिजोरम ने टॉप किया है यहाँ पे। तो टॉप किया है मिजोरम ने, और सबसे पुअर परफॉर्मेंस जिसकी रही है वो रही है नागालैंड की। ठीक है। दिल्ली जो है वो लोएस्ट थे अमंग द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। लेकिन इन्होंने सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है, दिल्ली और जे.एंड.के ने सबसे अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई है इन टर्म्स ऑफ। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि दिल्ली में तो हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, तो इसका रैंक इतना कम क्यों है? देखिए उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। पहली बात तो दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर हम इंडिकेटर्स को जहाँ तक हो सके सेम रखने की कोशिश करते हैं, तो पॉपुलेशन टू डॉक्टर्स जो रेशियो निकल के आती है, या पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल वगैरह जो रेशियो निकल के आते हैं, तो वो थोड़ी कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे ओवरऑल स्कोर जो है वो कम हो जाता है। सेम फैक्टर गोज फॉर यूपी। यूपी की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से और लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड स्पेस होने की वजह से जो है इनका स्कोर नीचे आ जाता है। बट अगेन दोनों में ही ट्रेंड आप सिमिलर देख सकते हैं कि चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो, दोनों ने ही इंक्रीमेंटल इंक्रीज बहुत अच्छा दिखाया है, विच शोज कि द थिंग्स आर improving and they are improving in a very fast and efficient manner। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये पूरी कहानी समझ गए होंगे। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। ठीक है ना। तो वो अब जनवरी 2022 से राइट वो शुरू हो जाएगी। तो उसमें जो है वैक्सीन कौन सी होगी? कोवैक्सीन। उसमें सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन जो है वो शुरू कर दी गई है। तो आप जो है रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से करवा सकते हैं, और 10 जनवरी से आपकी जो डोज लगनी शुरू हो जाएगी। 15 से 18 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन ही अवेलेबल है। तो ये न्यूज़ आप इसके अलावा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो आई होप आपको आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो समझ आ गई होगी। एज यूजुअल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और ये जो टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द जो है बना के आप अपने चैनल में डालने वाला हूँ। तो ये आप में से जो लोग भी ACIO के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है।
अदरवाइज ऑल्सो जो आप में से यूपीएससी के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं पूरी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि पहले स्ट्रक्चर कैसा था और आज के टाइम पे स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग सोन। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत।